हेलो दोस्तों। तो देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा 28 मई का, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया है, पर इसे जो है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की, ठीक है। 28 29 का आज अभी कर लेंगे। उसके बाद मुझे मंथली भी अब जल्दी से जल्दी कवर करानी, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर मुझे क्या बोलते हैं, मंथली दोनों कवर करानी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। तो देखिए 28 मई 2021 का जो है करंट अफेयर PIB नोट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले न्यूज़ क्या थी, रवांडा नरसंहार। उसके बाद GS पेपर 2 से क्या है, MP लैड्स बीते दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में चीन के प्रभुत्व में जो है वृद्धि हुई है, एक अध्ययन से पता चला है। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा, ठीक है। आपने इंडिविजुअली सारी न्यूज़ कहीं ना कहीं देखी होगी, पर ये एक साथ जो है इसी में आती है जो हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं ना। गाजा पर हमले को युद्ध अपराध का दर्जा दिए जाने की संभावना। उसके बाद GS पेपर 3 से व्हाट्सएप द्वारा जो है दिल्ली हाईकोर्ट में अपील। मेकेदातु में अवैध निर्माण संबंधी आरोपों की जांच हेतु समिति। उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट, ल्यूवर संग्रहालय चर्चित स्थल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है चर्चित प्रजाति कृष्ण मृग, सॉरी, ठीक है। तो GS पेपर 1 से जैसा कि आप यूनिट देख ही रहे होंगे, तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं और औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध। सबसे पहले देखिए रवांडा नरसंहार, तो इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। रवांडा जेनोसाइड मतलब नरसंहार, ठीक है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जो है रवांडा जो नरसंहार था उसमें अपने देश की जो भूमिका थी उस समय पे उसको स्वीकार किया और उसके लिए क्या किया, क्षमा की उम्मीद करते हैं, ठीक है। ऐसा देखिए फ्रांस द्वारा जो है काफ़ी समय बाद मतलब ये आरोप जो है स्वीकार किया गया। जो रवांडा था उन्होंने ये आरोप जो 1994 में लगाया था, ठीक है। अगर रवांडा की भौगोलिक अवस्थिति हम देखें तो ये जो मध्य अफ्रीका है उसमें अवस्थित एक सलरुद्ध देश है। सलरुद्ध क्या होता है, मतलब जो लैंड लॉक कंट्री होता है जिसके चारों तरफ कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। इसी जो कैपिटल है वो क्या है, किगाली, ठीक है। और जो देखिए जनसंख्या जो संगठन है इसमें जो बहुसंख्यक अगर हम समुदाय की बात करें तो वो है हुतुज, और जो अल्पसंख्यक है ना कम मात्रा में, वो है तुत्सी समुदाय, ठीक है। तो इसके जो है नरसंहार, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया। ये जो वो है मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से जो तुत्सी समुदाय था ना जो अल्पसंख्यक में था उसका नरसंहार हुआ था इसमें, ठीक है। 8 लाख से जो है अधिक रवांडावासी मारे गए थे, जो तुत्सी समुदाय था ना, तो उन्हीं का नरसंहार हुआ था 100 दिनों के अंदर, 1994 7 अप्रैल से जुलाई तक, ठीक है, 100 दिनों के भीतर। अब उसका रीज़न क्या रहा, तो जो लीग ऑफ नेशन थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, तो उसके द्वारा अधिकार पत्र था जो वो जारी किया गया था, जिसके अधीन जो हमारा कह रहा हूँ जो रवांडा था ना उसको बेल्जियम के अधीन सौंप दिया, ठीक है। अब बेल्जियम के अधीन सौंप दिया तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ की सरकार थी ना बेल्जियम की सरकार, उन्होंने जो हुतू बहुसंख्यक आबादी थी उसकी वजह जो हमारे तुत्सी जो अल्पसंख्यक थे ना उनका साथ दिया, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए अगर कोई कहीं पे अगर बहुसंख्यक आबादी में है, ठीक है, और कोई अगर अल्पसंख्यक को समर्थन दे दे तो उन दोनों के बीच क्या होगा, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता दरार जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, कि इनका साथ तो सरकार भी दे रही है और हम अकेले हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है उनके बीच सांप्रदायिकता दरार को और ज़्यादा चौड़ा किया गया इसके द्वारा। तो इससे क्या हो गया, जो वो थे हुतू लोग थे उनके द्वारा वृद्धि की गई, किसमें की गई, जो अल्पसंख्यक तुत्सी जो वो था समुदाय था उसके उत्पीड़न में, ठीक है। जिसकी वजह से तनाव और जो हिंसा थी वो रवांडा को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से पहले ही जो है विरासत में मिली। उसके बाद जो है 1959 में हुतू क्रांति हुई, ठीक है, जिसकी वजह से हजारों जो तुत्सी लोग थे उनको देश से जो है पलायन करना पड़ा। उसके बाद जो है इनको आज़ादी मिल गई 1962 में, ठीक है। पर उसके बाद भी क्या हुआ, जो तुत्सी समुदाय के लोग थे उनके खिलाफ जो है जातीय रूप से प्रेरित हिंसा जारी रही। तो जो 1994 में नरसंहार हुआ ना उसका मतलब जिसमें वो जो 8 लाख लोग मारे गए उसका तात्कालिक कारण मतलब उस समय का जो कारण था वो क्या माना जा रहा था कि जो उनके जो रवांडा सरकार के उत्तरदायी जो नेता थे, हबायरी नामा जिनका नाम था, उनके द्वारा जो अरुषा समझौता था, ठीक है, ये एक तरह के जो अफ्रीकन कंट्री और यूरोपियन कम्युनिटी था उनके बीच में एक मतलब इकोनॉमिक वो था, जो है एग्रीमेंट था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसके बाद जो है उनकी विमान दुर्घटना में जो है हबायरी नामा की हत्या हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फ्रांसीसी संबंध देखें तो जब से 1962 से जब से आज़ाद हुआ था रवांडा, तब से क्या था, जो हुतू प्रभुत्व वाली सरकार थी ना उसके साथ जो है फ्रांस ने जो राजनयिक संबंध है वो बनाए रखे थे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है, देखिए। तो फिर 1994 में क्या हुआ, जब उनका गृह युद्ध हो रहा था हुतूज और जो तुत्सी थे, तो जब फ्रांस को ये लगा कि तुत्सी जो विद्रोही हैं वो जो है मिलिशिया को हरा देंगे, ठीक है, तब उसने क्या किया, जो रवांडा था उसमें अपनी सेनाएं भेज दी।
ठीक है। उसमें जो है फ्रांस ने नरसंहार करने वाले जो हुतू जो षड्यंत्रकारी थे उनको बचाया और अपने यहाँ पे शरण तक दी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जो फ्रांस है उस पर जो हुतू षड्यंत्रकारी है उसके द्वारा इस नरसंहार की साजिश के बारे में जानने और सहायता करने का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं फिर ये आगे कौन सा आर्टिकल है। तो अगला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से, ठीक है। यूनिट क्या है, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। एमपी लैड्स, जैसे कि पिछले पूरे साल भी आपने सुना ही होगा, वही 5 करोड़ जो एमपीज़ को दिया जाता है अपने विकास कार्य के लिए, ठीक है, जहाँ क्षेत्र वे एमपी होते हैं। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके बारे में देखते हैं संदर्भ में। तो इसमें हाल ही में जो कुछ सांसद हैं उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं उनको पत्र लिखकर जो दोबारा जो है एमपी लैड्स है उसको शुरू करने की मांग की गई, ठीक है। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने अप्रैल 2020 में इसको जो है निलंबित कर दिया था एमपी लैड्स को, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एमपी लैड्स होता क्या है। तो इसको जो है शुरुआत की कब की गई थी फर्स्ट टाइम, तो 1993 में जो है की गई थी, ठीक है। तो इस योजना को 1993 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए इसका पर्पज़ क्या था। तो जितनी भी हमारी स्थानीय ज़रूरतें होती हैं उसके आधार पर जो भी सामुदायिक अवसंरचना होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके सहित जो भी हमारे मूलभूत सुविधाएं, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का विनिर्माण करना, उसको करने के लिए जो है एक विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना था, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है पूरी तरह से इसको वित्त पोषित योजना किसके द्वारा, ये तो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। 100% जो है फाइनेंस भारत सरकार करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जितने भी हमारे एमपीज़ होते हैं उनको 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें विशेष फोकस क्या है, जो भी एमपी लैड्स जो होता है उसकी जो भी निधि होती है, पैसा होता है उसका देखिए मिनिमम जो है, तो जो हमारे एमपीज़ हैं, ठीक है, उनको वार्षिक रूप से मतलब ईयरली दिया जाता है, ठीक है। तो 15% जो है अनुसूचित जातियों के आबादी के लिए और उसके अलावा 7.5% जो है अनुसूचित जनजाति जो होती है उनकी आबादियों के लिए ये जो है दिया जाता है। इनमें से धन जो 5 करोड़ होता है ना उसका मतलब ये अनिवार्य धन है, ठीक है। उसके अलावा निधि को जारी करना, तो ये जो जारी करता है वो कौन करता है, तो इस योजना के तहत जो सांसद होता है ना वो जितने जो जिला अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको ये जो है ग्रांट इन एड के रूप में जारी करता है, ठीक है, सहायता अनुदान जिसे बोलते हैं। और जो ये पैसा जारी किया जाता है, निधि जो जारी की जाती है वो कैसी होती है, गैर व्यक्तिगत, नॉन लैप्सेबल। मतलब लैप्सेबल क्या होती है, जैसे आपने यूज़ नहीं करी तो अगले साल जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, फिर जीरो से स्टार्ट होती है। ये नॉन लैप्सेबल, आपने यूज़ नहीं करा तो ये ऐड होता जाएगा हर साल, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए अगर ये किसी साल जो है निधि जारी नहीं हुई, ठीक है, दी नहीं गई, तो क्या होगा, अगले साल इस निधि को जो है दोबारा से मतलब जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 5 करोड़ जो है अगले साल उसमें जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, तो उसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इस योजना के तहत जो है सांसद होता है उनकी भूमिका अनुशंसा करने की होती है सिर्फ, तो वो क्या करते हैं, मात्र सिफारिश करते हैं, ठीक है, जो 5 करोड़ का पैसा आता है ना उसके लिए। उसके अलावा देखिए तो जो जिला प्राधिकरण होता है, ठीक है, उसका अधिकार होता है। तो क्या अधिकार होता है, देखिए जितने भी कार्य संबंधी पात्रता है उनकी जाँच करती है, निधि स्वीकृत करती है, ठीक है, कार्यान्वयन का हेतु एजेंसियों का चयन करने, कार्यों को प्राथमिकता देती है, ठीक है, समग्र निष्पादन का निरीक्षण करती है और योजना की ज़मीनी स्तर पर निगरानी करती है, ठीक है। ये सब जो है जिला प्राधिकरण के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, ठीक है, उनका अधिकार होता है मतलब ये। उसके अलावा देखिए जो जिला प्राधिकरण होता है जो वो योजनाएं जो परियोजनाएं लागू करता है, ठीक है, कार्यान्वित करता है, उसके कम से कम 10% जो परियोजना है उनका प्रतिवर्ष जो है निरीक्षण भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्यों के लिए अनुशंसा। तो इसके अलावा देखिए जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं, जो इनके संबंधित जो वो होते हैं ना निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वो अपने जो कार्य होते हैं कार्य करवाने की मतलब सिफारिश इनसे कर सकते हैं, ठीक है, सुधार कार्य जो होते हैं। उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जो नामित सदस्य होते हैं देश में कहीं भी कराए जाने वाले कार्यों का चयन व सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से ही है, बीते दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्रीय संस्थाओं में चीन के प्रभुत्व में वृद्धि, एक अध्ययन, ठीक है। तो यूनिट क्या है, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या है, तो संदर्भ देखिए तो जो चाइना है उसके द्वारा जो है कई विस्तार किए गए, ठीक है। इसके संबंध में उसने यूएन जो था यूनाइटेड नेशन और संबंधित जो संस्थाएं थी उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है पिछले एक दशक के दौरान कई कदम उठाए, ठीक है। तो उसके द्वारा उठाए गए जो विभिन्न कदम है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए वित्त पोषण में वृद्धि। तो चीन द्वारा क्या किया गया, जो ये संस्थाएं यूएन और संबंधी जो संस्थाएं हैं इसमें 350% से भी ज़्यादा जो स्वैच्छिक दान होता है ना, अपनी इच्छा से जो है वॉलंटरी जो दान होता है, ठीक है, वो किया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए मतलब इसे ऐसा कह सकते हैं कि अपना प्रभाव बनाने के लिए जो है स्वैच्छिक दान किया गया,
ठीक है। जैसे कि अमेरिका को देखें आप, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने 1947 से बहुत सारे मतलब जिस भी देश को पैसा चाहिए था आओ और ले जाओ, ठीक है, अपना प्रभाव जो है बढ़ाने के लिए। तो उसी टाइप से जो है अब चाइना भी कर रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, प्रभावशाली स्थिति या फिर डोमिनेंट पोजीशन। तो इसके अंतर्गत जो चाइना है वो जो महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र की गैर बहुपक्षीय संस्था है, मतलब नॉन यूएन मल्टीलेटरल बॉडीज़, ठीक है, इसमें अपना प्रभुत्व जो है उसमें वृद्धि कर रहा है। उसके अलावा जो चीन जो कार्मिक और वित्त पोषण के संदर्भ में जो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तथा ये यूनिडो है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ऐसे कई संगठनों में जो है अपनी प्रभावशाली स्थिति रखता है। उसके बाद देखिए थर्ड जो है फोकस ग्रुप। तो इसके अंतर्गत जो चाइना है वो ऐसे मतलब राष्ट्रों को जो सपोर्ट करता है, जो उसका BRI है, जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जैसे जो उसके कार्यक्रम है, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो है उनको हेल्प करने में, मतलब कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है ऐसे देशों को, ठीक है, जो उसके BRI जैसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इन उपायों के प्रभाव। तो पहला जो प्रभाव है वो क्या है, तो जो UN की 15 प्रमुख एजेंसियाँ ना, उसमें से 4 जो है चीन के प्रत्यक्ष नेतृत्व में है, ठीक है। ये चारों जो लिखी हुई हैं, ITU, यूनिडो, FAO, ठीक है, ICAO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये चारों जो हैं चीन के प्रभाव में है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे अगर देखें हम, तो इन कंपनियों में जो है चाइना के जो है जो उपाध्यक्ष होते हैं ना वो मौजूद हैं इन 9 एजेंसियों में, ठीक है। उसमें से देखिए कौन सी है, IMF हो गया, IMO हो गया, UNESCO हो गया, WHO हो गया। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र की 9 एजेंसियों में चीनी उपाध्यक्ष क्या है मौजूद है आज के टाइम पे, ठीक है। इन स्थिति से चीन को होने वाला लाभ, तो देखिए सबसे पहले जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा। तो जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन है, ठीक है, इसमें पिछले 2 कार्यकाल से अगर हम देखें तो चाइना इसमें क्या है सेवर रहता है 2 कार्यकाल से, ठीक है। यह स्थिति जो हुआवे है, जो वहाँ की कंपनी जो इंडिया में भी जैसे 5G लॉन्च करने जा रही थी, अब नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसे जो चीनी समर्थित कंपनियाँ हैं और इनके जो मानक है, इनको अफ्रीकी महाद्वीप हो गया, प्रशांत क्षेत्र हो गया, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया हो गया, जहाँ तक मतलब उनकी अभी तक कम पहुँच थी, ऐसे क्षेत्रों में जो UN एजेंसियाँ हैं, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ, उनके द्वारा किए जा रहे जितने भी विकास कार्य है ना, उसमें शामिल करेगी ने। एक तो जो चाइना की जो वो है, जो हुआवे जैसी कंपनियाँ हैं, और इन्हें लागू करने को जो है सुनिश्चित करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यूनाइडो, ठीक है, मतलब ये जो है संयुक्त राष्ट्र की औद्योगिक विकास संगठन है। इसको चाइना ने क्या किया, जो उसकी BRI थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे जोड़ दिया, ठीक है। तो यूनाइडो अब इसका क्या करेगी, समर्थन करेगी। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, ICAO, ठीक है, ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, ठीक है, जो हवाई यातायात और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है। तो इसमें भी जो है चाइना ने अपनी जो मतलब स्थिति है वो मजबूत कर रखी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है महामारी के दौरान में जो चाइना था वो ताइवान को किसी भी जो चर्चा थी उसमें शामिल नहीं करने को सुनिश्चित करता है, ठीक है। मतलब जैसे WHO था, इसमें चीन का प्रभाव क्या है, असंगत है, तो यहाँ पे मतलब WHO से कुछ क्वेश्चन करता, सवाल करता, जवाब करता, तो इसकी वजह से जो है वो जो ताइवान है उसको कहीं पे भी शामिल ही नहीं किया गया चर्चा में, ठीक है। तो इसकी वजह से चाइना को बेनिफिट हो गया, उसने मतलब कहीं पे भी जो इन सवालों का जवाब ही नहीं दिया कि कोरोना महामारी कहाँ से आई, कैसे फैली, ठीक है। तो इस टाइप से भी उसे क्या है बेनिफिट हुआ है, ठीक है। अन्य देशों की अगर प्रतिक्रिया देखें तो 2019 में क्या किया, अमेरिकन जो पोस्टल ट्रीटी थी ना, डाक संधि थी, इस पर फिर से बातचीत शुरू की। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मान लीजिए अगर अमेरिका को अपने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसका मूल्य अधिक है एज़ कम्पेयर टू जो चाइना से अमेरिका में कोई पैकेज भेजा जाता है, जो उस पर डाक टिकट लगते हैं ना। तो अमेरिका की इस संधि में क्या कहा गया कि जो डाक टिकट की कीमत है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके अलावा देखिए चीन के इन कदमों का भारत किस प्रकार मुकाबला कर सकता है। तो भारत क्या कर सकता है, जो नियम निर्माता है उसके रूप में अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर, मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको मजबूत किया जाए कहीं ना कहीं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और जो आपदारोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन जैसे स्वयं के जो बहुपक्षीय समूह है ना, उनकी स्थापना करें और उनका नेतृत्व करें। उसके अलावा भारतीय हितों में जो बड़ी भूमिका निभाने की संभावना वाली एजेंसियाँ हैं और जो निकाय हैं, उनमें स्वैच्छिक योगदान जो है उसमें वृद्धि किया जाए, ठीक है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र तंत्र में नीति निर्माणक जो प्रभावशाली पद है उसके लिए भारतीय नागरिकों को प्रायोजित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है GS पेपर 2 से भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। तो संयुक्त अरब अमीरात का जो है गोल्डन वीज़ा, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा हाल फिलहाल में, ये है तो 28 का ही है ये, ठीक है। तो आज ही मैं दोनों ही करा दूंगा, इसके बाद दूसरा वाला भी 29 का भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, रात में ही। और फिर कल जो है वो दोनों करेंगे, क्या बोलते हैं, दोनों नहीं, पहले तो मार्च का करेंगे फिर फैब का करेंगे, ठीक है। इस वीक में मुझे दोनों के दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है।
तो यूएई गोल्डन वीज़ा, तो इसका संदर्भ देखते हैं। तो हाल ही में जो है जो गोल्डन वीज़ा है वो संजय दत्त जो अभिनेता, आपने कहीं ना कहीं फ़ोटो देखी होगी, वो गोल्डन वीज़ा शो करते हुए जो संयुक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसकी सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। तो अभी ये है क्या गोल्डन वीज़ा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2019 में क्या हुआ, जो यूएई है उसकी जो दीर्घकालिक निवास वीज़ा होता है ना, इसको जारी करने के लिए ये लागू की गई प्रणाली, जिसके तहत जो भी विदेशी नागरिक हो गए ना, वो बिना किसी स्थानीय प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ का कोई स्थायी आपके पास कोई कार्ड नहीं कि आप वहाँ पे रहते हैं इस टाइप के, तो इसके जो संयुक्त राज्य अरब अमीरात है उसमें रहने, काम करने, अध्ययन करने, इनकी सुविधा जो है प्रदान कर दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो नई व्यवस्था है उसके तहत विदेशी नागरिक को 100% जो है स्वामित्व के साथ अपना व्यवसाय करने की जो है सुविधा उपलब्ध की जाती है। ठीक है। उसके अलावा क्या प्रस्ताव जो गोल्डन वीज़ा वो देता है, तो देखिए, तो ये मुख्यतः क्या करती है, जो निम्नलिखित समूह है उनके लोगों को दीर्घकालिक जो निवास होता है, मतलब 5 और 10 वर्ष, इसके लिए जो है अवसर प्रदान करती है। कौन से समूह है अब, तो कोई निवेशक हो गया, उद्यमी हो गया, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, जैसे कोई जो शोधकर्ता होते हैं, रिसर्चर होते हैं, चिकित्सा पेशेवर हो गया, विज्ञान एवं अन्य ज्ञान क्षेत्र हो गया, इससे संबंधित व्यक्ति, या कोई असाधारण छात्र हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए पात्रता हेतु आवश्यकता क्या होना चाहिए, हैव ए ब्रीफ ओवरव्यू एंड नीड नॉट मगअप, संक्षिप्त अवलोकन करें, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो देखिए निवेशकों के लिए क्या है, तो जो निवेशक है उनके लिए न्यूनतम 10 मिलियन संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, मतलब वहाँ की जो करेंसी है दिरहम, उसके सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के बराबर किसी निवेश कोष या कंपनी के रूप में पूंजी जमा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए जो किए जाने वाले कुल निवेश है ना, उसका 60% जो है गैर अचल संपत्ति के रूप में होना चाहिए। अब जैसे अचल संपत्ति क्या है, जैसे मैं किसी मकान में रह रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, अचल संपत्ति है, मतलब इमूवेबल है, उसे मूव नहीं कर सकते। गैर अचल क्या होती है, जिसे जो मूवेबल संपत्ति होती है ना, जैसे आपकी जेब में अगर कैश है, ठीक है, या उसके अलावा आपने कोई प्राइवेट जैसे प्लेन खरीद लिया, इस टाइप के जो गैर अचल संपत्ति होती है ना, जो मूवेबल संपत्ति होगी, उसके रूप में 60% जो है निवेश होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो निवेश के लिए आप राशि दे रहे हैं ना, वो ऋण के रूप में नहीं दे सकते आप। ठीक है। तो उसके अन्यथा सभी जो संपत्ति होगी ना, संपत्ति संबंधी मामले होंगे, उनमें सारी जिम्मेवारी किसकी होगी, निवेशक की होगी, जो पैसा लगा रहा है। ठीक है। कोई भी मतलब ऋण के रूप में आप नहीं दे सकते कि आपको इन फ्यूचर वो पैसा बढ़ के मिलेगा, इस टाइप से। ठीक है। उसके अलावा जो आप निवेश कर रहे हैं उसके लिए आपको मतलब मिनिमम 3 साल तक जो है उसे प्रतिधारित करना होगा, मतलब आप निवेश करते जा रहे हैं। ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार पैसा दिया और उसके बाद आप दोबारा पैसा ना लगाए। ठीक है। आप निवेश कर रहे हैं तो 3 साल तक आप जो है उसको प्रतिधारित करके रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो व्यापार में भागीदारों को शामिल करने के लिए गोल्डन वीज़ा का विस्तार इन फ्यूचर मतलब कर सकते हैं, फ्यूचर में इसका विस्तार करा जा सकता है। पर उसकी शर्त क्या होगी, प्रत्येक जो भागीदार होगा ना, वो 10 मिलियन जो AED है, जो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है, उसका योगदान करे। ठीक है। और जो भी ये गोल्डन धारक जो होगा, गोल्डन वीज़ा धारक जिसके पास भी होगा, उसकी पति या पत्नी के बच्चों के साथ साथ एक जो है कार्यकारी निदेशक हो सकता है, और एक सलाहकार भी इस वीज़ा सुविधा में जो है शामिल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए विशिष्ट प्रतिभा वाले व्यक्तियों के लिए, तो इसके अंतर्गत किसको जो है शामिल किया गया, तो जो भी डॉक्टर होंगे, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, निवेशक, कलाकार, इनको क्या है इसमें शामिल किया गया है। तो जो ये व्यक्ति होंगे ना, उनको जो है उनके संबंधित विभाग और क्षेत्र जो है जिस भी मतलब जिसे भी वो रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, तो उसके द्वारा दी गई मान्यता के बाद ये 10 साल का इनको वीज़ा जो है दिया जाएगा। ठीक है। इस वीज़ा में उनके जीवन साथी और बच्चे भी जो है शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 साल का अगर किसी को वीज़ा चाहिए, ठीक है, वो 10 साल का था, ये 5 साल का है, तो उसमें निवेशक को न्यूनतम जो है 5 मिलियन जो AED है उसके सकल मूल्य, मतलब जो टोटल मूल्य है उसकी संपत्ति में निवेश करना होगा। 5 मिलियन के बराबर का टोटल मूल्य AED में जो है वो करना होगा, निवेश करना होगा। ठीक है। तो वो ये जो ऊपर बताया था पॉइंट जो है, ये जो राशि निवेश की गई है ये ऋण के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा संपत्ति को कम से कम 3 साल के लिए बरकरार रखा जाना चाहिए। वही जो ऊपर पढ़ा हमने, वही दोनों पॉइंट है। ठीक है। उत्कृष्ट जो छात्र है उनके लिए क्या 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 कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। तो जो आपके स्कूल है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों में से न्यूनतम 95% ग्रेडेड हासिल करने वाले जो है उत्कृष्ट छात्र होते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो देश का, जो दूसरे देश का भी हो, उसका जो ग्रेजुएशन में कम से कम 75% जो है GPA होना चाहिए। ठीक है। जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं आजकल वो GPA में करते हैं। ठीक है। तो वो कम से कम 75% होना चाहिए। इस कदम के पीछे के कारण क्या है, देखिए जैसा पता है आप सबको कि कोविड-19 महामारी की वजह से अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें
तो वहाँ पे तेल की जो है कीमतें काफ़ी बुरी तरह से गिर गई है, ठीक है। तो उससे काफ़ी उस पर नेगेटिव इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से जो है कई प्रवासी देश को छोड़कर जा भी रहे हैं। तो जो यूएई की सरकार है उसके जो इस कदम का उद्देश्य क्या है, तो जो ये प्रवासी जा रहे हैं एक तो इनको रोकना, वापस लाना, ठीक है। और उसमें खाड़ी में जो है, खाड़ी देश में प्रतिभाशाली जो लोग हैं और उत्कृष्ट जो मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं उनको रखने और राष्ट्र निर्माण में मदद करना है, ठीक है। इस टाइप के कोई भी राष्ट्र जो है इस टाइप के कदम जो है जैसे इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बाहर के लोग आएंगे, जो टैलेंटेड लोग होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव कदम है। उसके बाद देखिए क्या है, तो सरकार द्वारा दी जा रही है जो छूटें हैं, विभिन्न जो विशेषज्ञता वाले क्षेत्र होते हैं उसके प्रतिभाशाली जो पेशेवर होंगे उनको एक तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे। और दुनिया के सबसे जो प्रतिभाशाली दिमाग है उनके लिए जो है यूएई में करियर बनाने की अपील के साथ जो नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, रचनात्मकता होती है, ठीक है, अनुपयुक्त अनुसंधान होते हैं, उनको प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। तो इसका भारत के लिए क्या महत्व हो जाएगा, तो जो ये नए नियम है उससे क्या होगा, जो भारत यूएई के संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि जो हमारे जो इंडिया के जो पेशेवर हैं और व्यापारी हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे जाएंगे, है ना। तो इससे भारत और यूएई के रिलेशन क्या होंगे, आपस में मजबूत होंगे। तो जो यह नए नियम है वो खाड़ी देशों में अधिक भारतीय पेशेवरों और जो व्यापारी हैं उनको आकर्षित करेंगे। अच्छा, तो हो गया पॉइंट। इससे अगला क्या है, यह नियम कोविड-19 से संबंधित जो प्रतिबंध है उसमें ढील दिए जाने के बाद फिर से जो है काम शुरू करने वाले जितने भी इच्छुक भारतीय होंगे उनकी खाड़ी देशों में वापस जाने की सुविधा भी प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य है कि जो 2020 में भारत ने मतलब जो खाड़ी सहयोग परिषद था उसके सदस्य देशों के लिए इसके लिए जो है अनुरोध किया था, पहले ही मतलब इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो नेक्स्ट पे जो है जीएस पेपर 2 से है, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय। उसके बाद क्या है, टॉपिक क्या है, गाजा पर हमले को युद्ध अपराध का दर्जा दिए जाने की संभावना। तो इसका संदर्भ क्या है, तो हाल ही में जो यूएन के मानवाधिकार प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि जो गाजा पर इसराइल के हालिया जो घातक हवाई हमले थे, ठीक है, वो युद्ध अपराध की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अभी इस महीने तो पूरा चला ही है मई में। इसके अलावा कई देश भी जो हैं इस विषय पर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए आगे क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर यदि नागरिक और नागरिक संपत्तियों पर इन हमलों के प्रभाव को अगर अंधाधुंध और असंगत पाया जाएगा तो इन इजरायली हमलों के लिए युद्ध जो अपराध है उसको उसकी श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है, इसराइल द्वारा जो एक्शन किया गया है। पृष्ठभूमि क्या है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि इसराइल द्वारा जो गाजा पर हमला किया गया उसमें 254 फिलिस्तीनी मारे गए, ठीक है, और इसमें 66 बच्चे भी थे और 11 दिनों में टोटल जो लड़ाई चली इसमें टोटल 1900 से अधिक लोग घायल हुए, ठीक है। युद्ध अपराध होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूएन के अनुसार तो ये जनरली जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे लॉज है, कानून है, उनका गंभीर उल्लंघन होता है। जो करते कौन है, जो युद्ध अपराध में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों या शत्रु लड़ाकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो नरसंहार और मानवता है उसके खिलाफ अपराधों के विपरीत जो युद्ध अपराध होता है ना उसको सशस्त्र संघर्ष मतलब शस्त्रों के साथ जो है एक संघर्ष के रूप में संदर्भ किए जाने वाले जितने भी अपराध होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके ऊपर देखिए जिनेवा जो कन्वेंशन है, तो इसमें जो 4 जिनेवा कन्वेंशन है 1949 में जो हस्ताक्षरित हुई थी उसमें युद्ध अपराधों का अर्थ स्पष्ट किया गया, ठीक है। तो चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो अनुच्छेद 147 है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो हिटलर ने किया था ना, जो यहूदी थे, ठीक है, ज्यूइश के साथ जो किया था वो सब युद्ध अपराध थे, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाता है, युद्ध अपराधों को जानबूझकर अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाले अथवा शरीर या स्वास्थ्य पर गंभीर चोट पहुंचाने वाले, गैरकानूनी रूप से निर्वासन या स्थानांतरण करने, बंधक बनाने अथवा गैरकानूनी रूप से कैद करने, व्यापक स्तर पर विनाश करने, पर संपत्तियों पर कब्जा करने सहित जानबूझकर जो हत्याएं की जाती है, यातना दिया जाता है किसी को, है ना, अन्य अमानवीय तरीके होते हैं और सैन्य जरूरतों के तहत गैर तर्कसंगत जानबूझकर और निर्दयता पूर्वक जो किए जाने वाले कार्य होते हैं इसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध न्यायालय आईसीसी घटनाक्रम है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है उसकी जो रोम संविधि थी, ठीक है, इसके द्वारा अपराधों की जो सूची है उसका विस्तार किया गया, मतलब इसमें डेफिनेशन को और जो है बृहद स्तर पर एक्सप्लेन किया गया, जिसमें युद्ध अपराधों के तहत आने वाले अपराधों को भी शामिल किया गया, ठीक है। उदाहरण के लिए जो जबरन गर्भाधान होता है ना उसको युद्ध अपराध के रूप में माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए समानता, पहचान और संविधान। तो इसके अंतर्गत इस मानवीय कानून के 3 प्रमुख स्तंभ है, समानता, पहचान और पूर्व विधान। पूर्व विधान क्या होता है, प्रिकॉशंस, इसके सिद्धांत है। इनमें से तीनों में से किसी का भी उल्लंघन हुआ तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जीएस पेपर 3 से संचार नेटवर्क के माध्यम से
आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के में जो मीडिया है और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बात है, धन शोधन और इसे रोकना। ठीक है, जीएस पेपर 3 का व्हाट्सअप द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई। ठीक है, जिसे मतलब ठुकरा दिया गया। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा उस दिन का। तो जैसा कि आपको पता है, जो संदेशक के मूल लेखक होते हैं उनकी पहचान करने में सहायता करने को जो है अनिवार्य बनाया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सख्त आईटी नियम है उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जो व्हाट्सअप वगैरह ना उनके द्वारा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो याचिका है उसमें 26 मई में से जो लागू किए जाने वाले नियम थे ना, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। जैसे बताया गया था कि मतलब जो प्राइवेसी है कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना होगी लोगों की, है ना। तो नए नियमों की विवादास्पद धाराएं, तो इसके अंतर्गत जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके अनुसार जो है मेनली ये बात है कि जो मध्यस्थ है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक है, ये अपने कंप्यूटर संसाधन पर जो सूचना के मूल जनक है ना, इनकी पहचान उजागर करेगा। मतलब मोटा मोटा इसमें ये कहा गया। वैसे जो पढ़ने में है वो देखिए, जो इनका वो है धारा 69 है, उसके तहत ये आदेश पारित किया गया, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। ठीक है, इस धारा की प्रयोज्यता तो देख लेते हैं। प्रयोज्यता तो इस नियम में क्या कहा गया कि जो इस तरह के आदेश होते हैं ना, वो केवल भारत की जो संप्रभुता होगी और अखंडता, राज्य की सुरक्षा देखी जाएगी, है ना, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था से जो संबंधित अपराध है, और इसके अथवा जो भी अलावा जो बलात्कार, यौन प्रदर्शन संबंधी सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री और न्यूनतम 5 साल के कारावास से दंडनीय अपराध जो है, इनकी रोकथाम करने, पता लगाने, जांच करने और अभियोजन या दंड के प्रयोजनों से इसे पारित किया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप द्वारा दिए गए तर्क, अब व्हाट्सएप की भी सुन लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारी तरफ से जो सरकार द्वारा कहा गया है। देखिए, पहला क्या है, व्यक्तियों के निजता के अधिकार को दुर्बल करते हैं। मतलब हमारे संविधान के लिखे हुए अनुच्छेद और हमें ही बता रहे हैं ना। तो इसमें क्या गया, जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो निजता के मौलिक अधिकार हैं, इससे जो है उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया व्हाट्सएप के द्वारा, दूसरा देखिए, जो केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट है उसके ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ। तो इसमें क्या कहा गया था, जो निजता का अधिकार है वो संविधान के तहत प्रत्यभूत मौलिक अधिकार, इसको बताया गया था। ठीक है, तीसरा क्या है, पहचान जाहिर ना करने का अधिकार है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो पहचान जाहिर ना करने का अधिकार है वो निजता के अधिकार में एक शामिल अधिकार है। और उसके अलावा देखिए फोर्थ क्या है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन को तोड़ना। तो इसके अंतर्गत जो भारत में सूचना के मूल जनक होते हैं ना, जो उसके मतलब पहला फर्स्ट जो मैसेज करेगा, उसकी पहचान जाहिर करने को शुरू से महत्वपूर्ण नुकसान होगा, जिसमें एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन होती है उसको तोड़ना और विधि सम्मत अभिव्यक्ति है उसको भयभीत करना भी शामिल होगा। मतलब इससे आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होगी, मान लीजिए आप किसी को अगर कुछ मैसेज कर रहे हैं तो वो सब उनके पास सेव होता रहेगा। ठीक है, तो इससे उसको भी काफ़ी नुकसान होगा। उसके बाद देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन भी होगा। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 19 है, तो जो निजता है वो अलंघनीय रूप से जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अधिकार से भी जुड़ा होता है, क्योंकि यह लोगों को अलोकप्रिय है लेकिन विधि सम्मत विचारों को व्यक्त करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो प्रतिशोध होती है उससे भी कहीं ना कहीं बचाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 26 मई में ये एक्सप्लेन किया गया था, तो इसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला देखिए आर्टिकल क्या है, तो ये भी जीएस पेपर 3 से ही है। विषय क्या है, यूनिट क्या है, संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव को का आकलन। ठीक है, तो मेके धातु में अवैध निर्माण संबंधी आरोपों की जांच हेतु समिति। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते क्या है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए मेके धातु होता क्या है। तो मेके धातु की देखिए अवस्थिति क्या है, इसका अर्थ होता है एक बकरी की छलांग, गॉड्स लीप। ठीक है, मेके धातु एक गहरा खड्ड है, मतलब गोर्ज है, और यह कावेरी और उसकी सहायक अकावर्ती जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, उसकी कावेरी और उसकी सहायक नदी जो अकावर्ती है। ठीक है, इसके संगम पर स्थित है। अगर संदर्भ में देखें तो हाल ही में जो स्वतः संज्ञान सुओ मोटो जो लिया है एनजीटी ने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, उसके द्वारा जो मेकेधातु में जो अनधिकृत जो निर्माण हुआ है, ठीक है, उसकी गतिविधियों के आरोपों की जांच करने हेतु एक संयुक्त समिति बनाई गई है। ठीक है, तो मेकेधातु में जो कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी जो नदी है उस पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस मामले पर जो है एनजीटी का अगर अधिकार देखें तो एनजीटी किस मामलों में जो है हस्तक्षेप करने का उसे अधिकार होता है, तो यदि कोई परियोजना जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अध्ययन किए बगैर, ठीक है, जो एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका आकलन किए बगैर तथा आवश्यक जो मंजूरी होती है उसके लिए, जो उसे जो पर्यावरण का जो वो करना है ना, जो मतलब उसे प्रोजेक्ट पूरा बनाना है, ठीक है, उस पर अगर आवश्यक मंजूरी ना ले, वो प्राप्त किए बिना अगर शुरू की जाए तो यह पर्यावरण को प्रभावित करने वाला एक अनधिकृत जो है कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे एनजीटी
जो है इस टाइप के कार्य को पूरा हस्तक्षेप कर सकती है। उसके अलावा देखिए मेकेदातु परियोजना से संबंधित, तो जो ये परियोजना इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बेंगलुरु शहर है उसके शहर के पीने के लिए जो प्रयोजन हेतु पानी का भंडारण करना एक तो, और उसकी आपूर्ति करना, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 400 जो मेगावाट बिजली उत्पन्न है वो करने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। मतलब इतनी बिजली जो है बनाई जाएगी। तो इस जो परियोजना का उद्देश्य है, अच्छा तो वो तो सेम है, उद्देश्य क्या है, वही पानी का भंडारण और आपूर्ति करना और 400 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करना। उसके अलावा देखिए जो तमिलनाडु है उसने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि जिस जो ये परियोजना है उससे तमिलनाडु में जो कावेरी जल के नदी का प्रवाह है वो प्रभावित होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कम होगा। उसके अलावा देखिए जो तमिलनाडु उसका ये भी कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण था CWDW, उसका अंतिम आदेश, उसका उल्लंघन कर दिया कहीं ना कहीं ये परियोजना। उसका अंतिम आदेश क्या था, तो जिसके अनुसार जो है अंतर्राज्यीय जो नदी है उसके पानी पर कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी राज्य उस पर मतलब अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता, और ना ही किसी राज्य के लिए अन्य राज्यों को इन नदियों के पानी से वंचित करने का दावा करने का इसे अधिकार होगा किसी भी राज्य को, ठीक है। उसके बाद देखिए कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में जो पश्चिमी घाट है उसके ब्रह्मगिरी पर्वत, याद रखिएगा कावेरी घाटी ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं इसमें और क्या दिया गया। तो यह नदी जो है 3 राज्यों और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विस्तृत है, ठीक है। तमिलनाडु 43,868 वर्ग किलोमीटर, फिर कर्नाटक, फिर केरल और पुडुचेरी, ठीक है। इनके बीच में जो है ये जो पुडुचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश है। प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो हेमावती, लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयल और भवानी नदियाँ। कावेरी नदी पर जो है जलप्रपात, तो कावेरी नदी पर जो तमिलनाडु में हेगेन कक्कल, ठीक है, जलप्रपात, और कर्नाटक राज्य में भार चुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। याद रखिएगा हल्का सा, बाकी ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बांध क्या है, तमिलनाडु में सिंचाई और जल विद्युत परियोजना हेतु मैटूर बांध का निर्माण किया गया था। कौन सा बांध, मैटूर बांध, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल काफ़ी बड़ा हो गया आज का लेक्चर, थोड़ा जल्दी करते हैं। उसके बाद देखिए प्रीलिम्स का जो ल्यूवर संग्रहालय, तो यह पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला का संग्रहालय है, ठीक है, आर्ट का संग्रहालय, और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला संग्रहालय है। यह संग्रहालय में मोनालिसा की क्लासिक पेंटिंग रखी हुई है। मोनालिसा आपने सुना होगा ना, वो जो किसी भी एंगल से देखो तो ये लगता है कि वो मतलब मोनालिसा हमें ही देख रही है, जिसको दुनिया भर के सांस्कृतिक संगठन और कला प्रेमी प्रदर्शनी के तौर में देखना पसंद करते हैं। चर्चा का कारण, तो कला इतिहासकार और क्यूरेटर जो लॉरेंस डेस्कार्ड है, ल्यूवर संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में इसकी अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है बन गई है, ठीक है। कौन, लॉरेंस डेस्कार्स, ठीक है। चर्चित स्थल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा। भीतरकनिका, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। अपने जो मैंग्रोव वन और प्रवासी पक्षियों, कछुओं, ज्वारंदमुखी, मगरमच्छों और अनगिनत संकरी खाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह भारत का दूसरे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। भीतरकनिका में जो है 3 संरक्षित क्षेत्र हैं, एक तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य और समुद्री अभ्यारण्य शामिल है, ठीक है। भीतरकनिका जो है तो इसके मुहाने पर क्या स्थित है, ब्रह्मणी, बैतरणी, धामना और महानदी तंत्र के मुहाने पर जो है ये स्थित है भीतरकनिका। कौन सी नदी हो गई, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी, ठीक है। इसमें जो है देश के ज्वारंदमुख या खारे पानी के मगरमच्छों की 70% आबादी यहीं पे पाई जाती है, ठीक है, 70% आबादी यहाँ पे मिलती है। इन मगरमच्छों का संरक्षण काफ़ी पहले वर्ष 1975 में हुआ था। उसके अलावा देखिए भीतरकनिका में जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, जिनमें 3000 चित्तीदार हिरण, पक्षी प्रजातियाँ, जंगली सुअर, सियार, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, पानी की निगरानी करने वाली छिपकली, रीसस मकांग, लंगूर, भारतीय सिवेट बिल्ली और खरगोश जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्र को सितंबर 1998 में एक राष्ट्रीय उद्यान और अगस्त 2002 में यूनेस्को द्वारा रामसर जो साइट है इसके रूप में नामित किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा देख लीजिएगा। ये जो कुत्ते बिल्ली है ये बहुत तंग करते हैं एंड तक, ठीक है। चर्चा का कारण, भीतरकनिका में चक्रवात जो यास है उसकी वजह से सैकड़ों पेड़ गिर गए और जीवों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा हो गया लेक्चर, जल्दी करते हैं। उसके बाद देखिए ये फिगर दिया गया है, इसकी लोकेशन दी गई है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये देखिए ये रहा भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। ये पुरी रहा
उड़ीसा में भुवनेश्वर चिल्का लेक जो है सबसे बड़ी खारे पानी की जैसे झील है। ठीक है, उसके बाद चर्चित प्रजाति कृष्ण मृग। ठीक है, तो हाल ही में जो मुख्य वन संरक्षण द्वारा जारी जो नवीनतम पशु गणना है उसके आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में उड़ीसा में जो है कृष्ण जो मृग होते हैं उनकी आबादी जो है दुगनी हो गई है। ठीक है, ब्लैक बग जो बोलते हैं। ठीक है, तो पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार कुल मृग की संख्या जो है 7358 है, जिसमें से मादा मृगों की संख्या कितनी है 4196 और नर कितने हैं 1712 और युवा मृगों की संख्या 1450 पाई गई है। ठीक है, कृष्ण मृग ओडिशा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित गंजम जिला है जो उसमें पाए जाते हैं। संरक्षण स्थिति देखें तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार काला हिरण या कृष्ण मृग, ठीक है, काला हिरण जो होता है अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, अनुसूची 1 में, और रेड डाटा बुक के अनुसार ये वल्नरेबल या असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, कृष्ण मृग असुरक्षित वल्नरेबल। काले हिरण को ओडिशा और गंजम में कृष्ण सारा मृग के नाम से जाना जाता है। किसके? कृष्ण सारा मृग। अन्य संबंधित तथ्य तो राजस्थान का बिश्नोई समुदाय कृष्ण मृग और चिकारा के संरक्षण के प्रयासों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कौन सा? बिश्नोई समुदाय। यह आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो संरक्षित क्षेत्र है इसके। गुजरात में वेलावदार कृष्ण मृग अभ्यारण्य, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखने में देखिए इस टाइप का होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, और उसके अलावा अभी मैं इसके बाद जो है 29 का भी अपलोड करूँगा अभी। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए आप बैठिए आराम से घर में, किताब लीजिए और उठा के उसे बस पढ़ते जाइए। ठीक है, कुछ मत सोचिए ज़्यादा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हैव ए गुड डे।